अब अगर हम देखें होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स प्राइस चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें जो भी प्राइस चेंज हम देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर इंक्लूड है, ठीक है। एग्रीकल्चर है, डेफिनेटली है। माइनिंग है, डेफिनेटली है। मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ है। इलेक्ट्रिसिटी है, तो सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम देखें तो WPI को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो WPI को रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि किस डिपार्टमेंट में आता है, तो DPIIT के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, और ये DPIIT के अंदर आता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और WPI इन्फ्लेशन मेज़र करता है, क्या देखता है कि कितना एवरेज जो है प्राइस में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो बल्क सेल का देखता है, होलसेल का देखता है, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन पे देखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, WPI में देखा जा रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब यहाँ पे बल्क सेल पे देखा जाएगा, अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन पे देखा जाएगा। ये एग्रीकल्चर का भी होगा, माइनिंग का भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग का भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा, ठीक है। और WPI में सर्विसेज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। PYQ है, पूछा भी जा चुका है ये वाला चीज़ कि WPI में सर्विसेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या है मेनली, तो प्राइमरी आर्टिकल्स है, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स, तो प्राइमरी आर्टिकल्स में वेट कितना दिया गया है, 22% दिया गया है। इसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और मिनरल्स वगैरह है। क्या क्या है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड मिनरल्स आता है, ठीक है। देन अगर आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहा है तो अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब भी आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा। गिव मी अ मोमेंट, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, इट्स ओके। तो प्राइमरी आर्टिकल्स को कितना वेट दिया गया है, प्राइमरी आर्टिकल्स को वेट दिया गया है 22%। इसमें एग्रीकल्चरल वगैरह, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और मिनरल्स वगैरह आता है। देन फ्यूल एंड पावर, ठीक है। फ्यूल एंड पावर को कितना दिया गया है, तो फ्यूल एंड पावर को 13% दिया गया है, 13% दिया गया है। इसमें कोल और इलेक्ट्रिसिटी आता है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, तो इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 64% जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को ही वेटेज सबसे ज़्यादा दिया गया है, जिसमें कि टेक्सटाइल, लेदर, मशीन, टूल्स, ये सब कुछ आता है। देन एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आखिर ये जो भी प्राइस रखा जा रहा है, ये प्राइस टैग आ कहाँ से रहा है, तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस लिया जा रहा है मंडीज़ से, होलसेल मार्केट से। देन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, तो यहाँ पे प्राइसेस लिया जा रहा है एक्स फैक्ट्री से, मतलब फैक्ट्री गेट पे, शॉप तक जाने से पहले, मार्केट तक जाने से पहले, उससे पहले जो प्राइस होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। देन मिनरल्स का प्राइस कहाँ से आता है, तो मिनरल्स का प्राइस आ रहा है एक्स माइन से। कहाँ से आ रहा है, एक्स माइन से। द प्राइस एट द माइनिंग साइट, मतलब कि माइनिंग साइट से प्राइस को लिया जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव क्यों किया गया है। तो जो पहला पुराना तरीका था, तो उसमें WPI को कैसे कैलकुलेट करते थे, तो जो एक्साइज टैक्स वगैरह था, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इसको इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। क्यों, ताकि जो इम्पैक्ट है फिजिकल पॉलिसी का वो रिमूव हो जाए। मतलब होता क्या था कि अगर गवर्नमेंट ने रेज कर दिया सपोज स्टील का टैक्स, ठीक है, तो प्राइस ऊपर चला जाता था, ठीक है, प्राइस ऊपर चला जाता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टील खुद ही महंगा हो गया है इसलिए प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स चेंज किया इसीलिए प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो इससे हमें जो है पता नहीं चल पाता था कि ट्रू कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन होने में ट्रू कॉस्ट क्या है, कितना कॉस्ट लगा है, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो
और WPI और PPI में भी एक चीज़ होता है डिफरेंस, तो उसको देख लेते हैं। WPI वर्सेस PPI। PPI मतलब क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ क्या कर रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको यूज़ नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या मेज़र किया जाता है, जो भी एवरेज चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर को रिसीव होता है उनके आउटपुट के लिए, तो वो आउटपुट को मेज़र किया जा रहा है, ठीक है। किस चीज़ को मेज़र किया जा रहा है? एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो हमने देख लिया कि डेवलप्ड कंट्री में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, आई थिंक 28 को हमने नहीं देखा, पहले इसको देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक है, जो कि डियरनेस अलावेंस इज लिंक्ड विथ विच इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो हमने पढ़ा था कि ये किससे लिंक्ड है, तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर वाले से। यहाँ पे डियरनेस अलावेंस को देखा जाता है, ठीक है, तो ये है। देन 29 अगर देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज विथ बेस ईयर 2011 एंड 12। तो क्या कहा जा रहा है, द वेट्स ऑफ कमोडिटीज इन WPI बास्केट आर फिक्स्ड टिल द रिवीजन या चेंज इन बेस ईयर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, जब तक बेस ईयर को चेंज नहीं किया जाता है तब तक जो भी वेट है वो तो वेट रहता ही है, सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि हर मंथ वेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर साल वेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये सही है। देन दूसरा कहा जा रहा है, वेट्स ऑफ कमोडिटीज इन WPI बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ इम्पोर्ट को देखा जाता है, ठीक है। द वेट्स ऑफ कमोडिटीज इन WPI बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट ऑफ इंपोर्ट्स, तो ये सही है। देन चौथा क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट वेट इन WPI बास्केट, तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो ये 2 वाला गलत है और ये C सही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो WPI में कितना टोटल आइटम है, तो टोटल 697 आइटम है, ठीक है, 697 जो है डिफरेंट आइटम है। तो आप देखते हैं कि नेट ट्रेडेड वैल्यू क्या होता है, तो इसमें होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट को इसमें क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है, और माइनस कर दिया जाता है एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट। तो ये वाला जो हम देख पा रहे हैं, ये वाला नेट ऑफ इंपोर्ट, तो ये सही है, ठीक है। नेट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं है, नेट ऑफ इंपोर्ट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट, क्योंकि हम इंपोर्ट को प्लस कर रहे हैं और माइनस को एक्सपोर्ट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देन अब देखते हैं कि ये जो वेट है 697 डिफरेंट आइटम का WPI बास्केट में, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है प्लस जो नेट इंपोर्ट है, ठीक है, जिसको कि हम नेट ट्रेडेड वैल्यू भी कह रहे हैं। जो नेट इंपोर्ट है उसको हम कह रहे हैं नेट ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वेट है ये कांस्टेंट कब तक रहता है, जब तक कि बेस ईयर को रिवाइज नहीं किया जाए। और एवरी मंथ क्या देखा जाता है, सिर्फ प्राइस चेंज देखा जाता है। जो 697 आइटम है, इस 697 आइटम का प्राइस चेंज को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस चेंज को देखा जाता है होलसेल मंडीज या मार्केट वाले रेट पे, ठीक है। क्योंकि ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमेशा वेट असाइन करना हर मंथ ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और ना ही इसकी ज़रूरत है, इसीलिए ये चीज़ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ ये वाला चौथा वाला, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, तो इसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है, कितना 64.23%, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2022 to 2023 इज 8% एंड नॉमिनल GDP ग्रोथ ओवर सेम पीरियड इज 12%, देन GDP डिफ्लेटर इन दिस पीरियड वुड बी। तो GDP डिफ्लेटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDP डिफ्लेटर में होता क्या है, नॉमिनल GDP, नॉमिनल बाय रियल, ठीक है, नॉमिनल बाय रियल GDP हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जा रहा है, मतलब यहाँ रियल GDP की बात करी जा रही है। तो अगर हम देखें तो रियल GDP कितना है, तो 8% है, और नॉमिनल GDP कितना है यहाँ पे 12% है। तो अगर 8% हम 100 में देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी कितना है 108% हो गया,
ठीक है, 100% में हम अगर देख रहे हैं, और नॉमिनल जीडीपी कितना ग्रो हुआ है 112, ठीक है, इतना लगभग। तो अगर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेस देन, ये जो है जब पूरा कैलकुलेट करने के बाद 3.7% जो है मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 3.7% मिलेगा। तो ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन 4%। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको जब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जीडीपी डिफ्लेटर, तो आप क्या देखेंगे कि नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना हुआ है और रियल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, देन आपका आंसर जो है हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या कर रहा है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर गुड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। तो यही तो है, ठीक है, ये सही है। देन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ अ पर्टिकुलर गुड रिप्रेजेंट्स नेसेसिटी और लग्जरी गुड। तो डेफिनेटली हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रेफरेंस में बता सकते हैं। तो यहाँ पे 31 का आंसर होता है सी, मतलब दोनों करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज। हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखेंगे इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, टू द परसेंटेज चेंज हम देखेंगे इनकम, कि अगर इनकम चेंज हो रहा है तो कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या मेज़र करता है, रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर उसका इनकम चेंज हुआ। सपोज अगर आपका इनकम पहले था लेट्स से 100 रुपीज़, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज़ इनकम नहीं होता, ठीक है, देन अब हो गया 200 रुपीज़। तो पहले अब अगर आप 100 रुपीज़ में 4 क्वांटिटी कुछ यूज़ कर रहे थे, तो अब अगर आपके पास 200 रुपीज़ है तो आप एटलीस्ट जो है अगर कुछ सेव भी करें तब भी आप 6 तो डिमांड करेंगे ना। तो यही हो जाता है आपका कि इनकम चेंज होने से आपका क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका कम हो गया तो ये हो सकता है कि पहले आप 4 खरीद रहे थे, अब 2 ही खरीद रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। देन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किसी भी कमोडिटी का, तो अगर ये लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी का अगर लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अगर लेस देन 1 है तो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये नेसेसिटी गुड है। अगर लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ ये नेसेसिटी गुड है क्योंकि डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 1 से ज़्यादा हो जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये लग्जरी गुड है और सुपीरियर गुड है। यही याद रखना है कि अगर 1 से कम ही है मतलब ज़्यादा बदल नहीं रहा है तो ये मतलब नेसेसिटी है कि इनकम के चेंज होने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे फूड आइटम है तो वो तो हमको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा चीज़ है तो उसको हम खरीदना बंद कर देंगे। तो अगर वो क्या हो जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सुपीरियर और लग्जरी गुड होगा, और 1 से कम रहेगा तो इसका मतलब है कि ये बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सही है। देन हम देखते हैं 32 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ ए इकोनॉमी, ठीक है। आई थिंक ये PYQ है, ठीक है, PYQ आई थिंक नहीं है, पर ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो समझते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ओपननेस को हम कैसे मेजर करेंगे, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर इन वर्ल्ड GDP, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, या ट्रेड बैलेंस एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज % ऑफ GDP। तो इसका आंसर क्या है, D, कि हम ओपननेस को कैसे देखेंगे कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का कंट्री में एज ए % ऑफ GDP। तो ट्रेड बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, D है, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज एज ए % ऑफ GDP। तो ओपननेस को लेके आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, PYQ है ये, एग्जैक्टली आई थिंक नहीं है, पर ठीक है,
देन अब देखते हैं द डिपेंडेंस ऑफ एन इकोनॉमी ऑन अनदर इकोनॉमी इज मेजर्ड एज। तो आप जो है किसी भी इकोनॉमी का डिपेंडेंस कि दूसरे इकोनॉमी पे ये डिपेंड है या नहीं, आप कैसे मेजर करेंगे? तो ऑप्शन ए कह रहा है रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ एक्स फ्रॉम वाई टू टोटल इम्पोर्ट ऑफ एक्स। दूसरा रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ एक्स फ्रॉम वाई टू जीडीपी ऑफ एक्स, ठीक है। देन बायलेटरल ट्रेड ऑफ एक्स विथ वाई टू एक्स टोटल ट्रेड। चौथा बायलेटरल ट्रेड ऑफ एक्स विथ वाई टू जीडीपी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है या नहीं, या आपकी कंट्री किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है या नहीं, तो आप कैसे देखेंगे? तो 33 का सी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे हम इंडिया चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इंडिया अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर डिपेंड है, तो इस चीज़ का हमें देखना है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी इकोनॉमी किसी के ऊपर डिपेंड है या नहीं, तो इसके लिए सिर्फ आप ये नहीं देखेंगे कि हम क्या बाय कर रहे हैं, बल्कि टोटल ट्रेड रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। डिपेंडेंस आप कैसे देखेंगे? तो इंडिया चाइना का डिपेंडेंस देखने के लिए आपको इंडिया और चाइना का बायलेटरल ट्रेड देखना होगा, फिर आप उसको जो है डिवाइड करेंगे किससे? इंडिया का टोटल ग्लोबल ट्रेड। इंडिया का टोटल ग्लोबल ट्रेड कितना है उससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड का क्या मतलब है कि सम ऑफ एवरीथिंग जो इंडिया सेल कर रहा है चाइना को, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, प्लस एवरीथिंग जो इंडिया बाय कर रहा है चाइना से, ठीक है, जो भी इंपोर्ट हो रहा है। तो टोटल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि द सम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स विद द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ये परसेंटेज हाई होता है तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है चाइना के ऊपर जो है रिलाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे? बायलेटरल ट्रेड ऑफ एक्स विथ वाई टू एक्स टोटल ट्रेड, यही तो कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है कि बायलेटरल ट्रेड हम देखेंगे एक्स का वाई के साथ, और एक्स का फिर टोटल ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। तो इंडिया के रिगार्डिंग ये कुछ हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ स्टीडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इंडिया का क्या ऐसा हो रहा है, देन दूसरा कहा जा रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड, ठीक है। देन ट्रेड as a percentage of GDP has steadily decreased in last decade and services trade balance has consistently been positive since positive in the last year, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही इसमें सही है, ठीक है, 4 ओनली सही है। तो अगर हम देखें तो सर्विसेज ट्रेड बैलेंस जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टीडली यूज़ नहीं किया गया है ना, कंसिस्टेंटली। तो अगर आपने PYQ में देखा होगा कि स्टीडली का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस जो है ऐसे ग्राफ आपका बढ़ रहा है, कभी भी इसमें कोई रुकावट नहीं आया है, ये ऐसा नहीं हुआ कि कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ है, कंटिन्यू होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो स्टीडली वर्ड देख के सोचना है कि क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है कि मतलब एक ही तरीके से बिल्कुल ऐसे बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया सोचने वाली बात। देन कि हाँ आप इसको यूज़ करके किस तरीके से एग्जाम में आप कर सकते हैं कि अगर आपने अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे में कि हाँ ये स्टीडली बढ़ता जा रहा है, नहीं तो जनरली गलत होता है, क्योंकि कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप 10 साल का देखेंगे तो जो कोविड आया होगा, ठीक है, अगर पहले बढ़ भी रहा होगा तो कोविड में तो पूरा ही ग्राफ जो है मैक्सिमम चीज़ों का डाउन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है हो जाता है। तो हम अब देखते हैं कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है कंसिस्टेंटली हायर है देन इंपोर्ट, ठीक है। सर्विस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट सर्विसेज का हम कम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सर्विस में ट्रेड बैलेंस हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वाला सही है, ओनली 4, ठीक है। तो इस टीडली पे आपको ध्यान रखना है कि स्टीडली का मतलब इस तरीके से कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देन 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैड द हाईएस्ट शेयर इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इन 24-25। तो किस चीज़ का हमने सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट शेयर रहा है हमारे एक्सपोर्ट में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गोल्ड एंड अदर मेटल ज्वेलरी का, तो गोल्ड को तो आप काट सकते हैं, गोल्ड को तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। देन मेरीन प्रोडक्ट का, या राइस इंक्लूडिंग बासमती राइस, ठीक है। तो अगर हम देखें 35 का आंसर क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है, ठीक है, कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हुआ है
और मैक्सिमम इंपोर्ट क्रूड पेट्रोलियम का। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपने तो याद कर लिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ है 2024-25 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम इंपोर्ट किसका हुआ है, क्रूड पेट्रोलियम का। तो हमने क्रूड पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये चैप्टर अब फिनिश होता है। तो फिर हम नेक्स्ट अब देखेंगे मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आप अपना जो भी थॉट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बेटर होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।